स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अब बताइएगा। स्क्रीन शो हो रही है? नहीं मैम, अभी होगी मैम, होगी। अच्छा, ठीक है। तो जिस तरह से जो इंटरनेट आया और उसके बाद में जो वेब पेजेस बने, वो पहले बहुत लिमिटेड थे, फिर धीरे 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 वो बढ़े। तो उनको 3 जनरेशन में डिवाइड किया है, वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0, जो करेंटली अभी हमारा चल रहा है। एआई वगैरह आ गया है, बहुत सारी चीजें आप मतलब आपके पास में है, और आप चाहो कि कोई सॉफ्टवेयर उसको रीड कर दे आपके लिए, तो वो भी पॉसिबल है। कोई सॉफ्टवेयर आपकी बातें सुन ले और उसके हिसाब से वो आप जो चाहते हैं वो काम कर दे, तो वो भी पॉसिबल है। तो इस तरह से ये सब चीजें वेब 3 जनरेशन में आएंगी। तो हम एक वन बाय वन जो है एक एक को देख लेते हैं कि वेब 1 जो सीरीज है, उसमें स्टैटिक रीड ओनली वेब पेजेस होते थे, मतलब कि आप टेक्स्ट के फॉर्म में होते थे वेब पेजेस, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से यदि कुछ इनपुट देना चाहें तो मतलब आप कुछ उसमें मॉडिफाई करना चाहें, या उसको अपनी चीज भेजना चाहें कि भाई ये स्टोर कर लो, या ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसको थोड़े से चेंजेस के साथ या कुछ ऐड कर दो या कुछ निकाल दो, तो वो सब आप नहीं कर सकते थे वेब में। सिर्फ जो कंटेंट अवेलेबल है वेब पेज पे वो आप सिर्फ पढ़ सकते थे, और वो जो कंटेंट था वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में था, कोई इमेज या पिक्चर या वीडियो ऑडियो ये फॉर्म में नहीं था। उसके बाद में वेब 2 आया जो इंफॉर्मेशन सेंट्रिक और इंटरैक्टिव सेशन था। तो जो सॉरी इंटरैक्टिव वेब था उस वक्त। तो जो वेब 1 था वो उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1900 से 2000, और उसके बाद में 2000 तक से लेके 2020 तक वेब 2। इसमें इंटरेक्टिव था, बहुत सारी चीजें आप अपनी पोस्ट कर सकते हो, किसी का कुछ अच्छा लगे उसको स्टोर कर सकते हो, कुछ चेंजेस के साथ में आप कुछ और भी इमेजेस या टेक्स्ट या फिर फोटोग्राफ्स, ये सब चीजें आप चेंज भी कर सकते हो, उसको स्टोर भी कर सकते हो, किसी और ने रखा है उसको भी आप ले सकते हो, देख सकते हो। और जो वेब 3 है ये यूजर सेंट्रिक है, डिसेंट्रलाइज्ड है, और प्राइवेट भी है, कंपैरेटिवली सिक्योर भी है। तो 20 के बाद से जो अभी तक के साल हैं और इससे आगे भी आने वाले टाइम में भी वेब 3 सीरीज जो है उसको हम कहेंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा देख लेंगे, और उसमें क्या क्या चीजें थी ये चीज हम देख लेते हैं, इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कि जब इंटरनेट शुरू हुआ उस वक्त जो था वर्ल्ड वाइड, उसको वेब 1 कहा गया। तो इसका जो इन्वेंशन है वो हुआ 1989 में, ठीक है। और उस समय इंटरनेट पे जो नंबर ऑफ वेबसाइट्स थी वो सिर्फ 1 लाख थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये रीड ओनली वेब था, जिसमें कि आपको कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलती थी। इसमें भी एक कुछ वेबसाइट्स ई कॉमर्स की थी, लेकिन वो यूजर फ्रेंडली नहीं थी, मतलब कि उसमें आप कोई कंटेंट जो है नेटवर्क पे बहुत इतनी वेल डिफाइंड नहीं थी कि आप उसको एक्सेस कर सको, उसके बारे में पता कर सको, फिर आप मतलब उसे खरीद सको, आप सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते थे उसमें। फिर आया वेब 2। वेब 2 में क्या है, दिस इज रीड ओनली एंड राइट वेब भी था, मतलब कि इसमें आप कुछ एडिट कर सकते हो, विकिपीडिया में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है आप उसमें डाल सकते हो, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है कुछ चीजें हैं उसको आप एडिट करके भी उसमें डाल सकते हो। और इसका जो मेन फीचर है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो पूछ सकते हैं कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग कब आया, तो वेब 2 में आया। ईयर क्या था इसका, 2000 से 2020 तक था। और इसमें जो वेबसाइट्स हैं वो 100 मिलियन वेबसाइट्स हो गई थी, मतलब स्टार्टिंग में 1 लाख थी, उसके बाद में 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब है कि 100 और 1000 लैक्स
समझ लीजिए 1000 टाइम्स बढ़ गया। तो इसी कारण जो है इसके जो यूजर हैं वो भी बहुत बढ़ गए, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ कुछ चीजें वो जानना चाहता है, चाहे वो अपने एजुकेशन के मामले में हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे आपका कोई भी सेक्टर हो, या गवर्नमेंट्स भी हो, उनकी उनको भी मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं वो वेबसाइट के थ्रू ही पता चलती हैं, और वो हेल्पफुल भी होती हैं। तो इसलिए हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद की वेबसाइट बनाता है कि बाकी लोगों को, यूजर को उसके बारे में पता चल सके। तो इसलिए यूजर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी आप काम करते हो, जो भी एक्सेस करते हो, वो वेब 2 पे ही चलता है। फिर कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया है उसमें यूज होता है। इसके बाद में कुछ लोग अपनी रील्स बना के कुछ कुछ अपने जो काम है उससे रिलेटेड या एंटरटेनमेंट जो भी है उसको आप डालते रहते हैं। ब्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग्स पढ़ने वाले पढ़ते हैं, फिर अपना कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन लेक्चर, मतलब लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। मीटिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग है, अभी हम गूगल मीट कर रहे हैं, तो इस तरह से ईमेल भेजते हैं, लेते हैं। ई कॉमर्स कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो दिया है यूजर को, कि वो अपना कोई भी चीज, कोई भी कंपनीज जो उनसे अटैच्ड हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती हैं। उसका मतलब उसका हर डिटेल आप इन वेबसाइट्स पे देख सकते हो, और उसे मंगा भी सकते हो, उसे वापस भी कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है आईसीटी के थ्रू ये मिलता है। फिर क्लाउड सर्विसेज हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें अपनी रख सकते हो बड़े आसानी से, और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, किसी भी जगह से। फिर वेब 3 आया, तो वेब 3 में एक नया फीचर इसमें ऐड किया, वही सारी चीजें चल रही हैं। इसमें एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है कि आप अपना खुद का लॉजिक लगाते हैं, खुद उसको समझ सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, और फिर आप उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जो अभी नया फीचर ऐड हुआ है वो आएगा वेब 3 में, जो कि 20 के बाद का समय है। तो यूजर इसमें इतना ये सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट होते हैं कि आपने कुछ चीज सर्च की, कुछ चीज देखी, तो वो समझ, यदि आपने 2-3 बार आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, या वो कंटेंट आप देख रहे हो, या उस पर रिएक्ट कर रहे हो, तो जब भी आप कुछ भी साइट खोलेंगे तो उससे रिलेटेड चीजें जो है वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश आउट होने लगती हैं। तो ये जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप करता है। इसमें मतलब आपने एक प्रोग्राम डाल दिया, सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो पता चल जाता है उसको कि आप क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो। तो और इसके अलावा वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एप्पल सीरी, एलेक्सा, ठीक है, की आवाज को सुनकर मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसका फिर वापस जो है एआई की नजर से वो ऑडियो के फॉर्म में वो आपका रिजल्ट शो करते हैं कि आप क्या चाह रहे हो। आप सिर्फ उसको बोल दो, आपको ना टाइप करना है ना कुछ और देखना है, जस्ट सॉफ्टवेयर को आप क्लिक करो, बोलो, और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। फिर एक और चीज आई, वॉल्फ्रैम अल्फा। वॉल्फ्रैम अल्फा भी एक इंजन ही है, कंप्यूटेशनल नॉलेज इंजन है, जिसमें कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर वो आपको देता है। तो इसमें जैसे कि जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या फिर कुछ बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के या इस तरह के, तो कुछ चीजों में वो जो है उसके आंसर्स भी वो प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप गूगल पे आप सर्च करते हो, कोई भी एक वर्ड या कोई भी एक चीज आपने डाली, उससे रिलेटेड बहुत सारे पेजेस जो हैं वो डिस्प्ले कर देता है। जैसे कि आपने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आप सर्च कर रहे हो,
तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में जो भी चीजें ज्यादा देखी जाती हैं, सर्च की जाती हैं, वो आपको बता देगा कि भाई क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, मतलब गेम्स के अलावा उनमें और क्या रिलेशन रहे हैं, कब क्या ओलंपिक्स इधर उधर हुए हैं तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कोई भी और इनका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, या पॉलिटिकल मीटिंग्स जो कि नेट पे अवेलेबल हैं, वो सारी चीजें वो बता देगा। वहाँ पे क्या चीजें होती हैं, है ना, क्या चीजें कॉमन है, क्या इस तरह से वो सारी चीजें आपको बता देगा। तो इस तरह से जो है ये 3 वेब जनरेशन्स हैं। तो इसके बाद में हम जो है वो ये पढ़ लेते हैं प्रोटोकॉल्स। तो मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। दिख रही है स्क्रीन? जी मैम। तो अभी तक हमने पढ़ लिया हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइस होते हैं, हार्डवेयर में इनपुट जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, और जो आपका सिस्टम है उसके अंदर लगने वाली जो सर्किटरी है वो कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे आपस में ये फिजिकली जुड़े होते हैं। तो इन सब जो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है इन सब का, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, प्रॉपर एक तरह से रूल्स आप कह लो कि वो चीजें फॉलो होती हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। जैसे कि कोई भी चीज का एक प्रोटोकॉल है, एक क्लास का एक प्रोटोकॉल होता है कि उसमें टीचर होगा, उसमें स्टूडेंट होगा, वो किस तरह से बैठेंगे, किस तरह से टीचर अपना लेक्चर जो है वो देगा, या फिर कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो लेंगे, फिर उसके बाद में कैसे उनके एग्जाम्स होंगे, है ना, एग्जाम का क्या तरीका होगा, फिर वो एग्जाम्स का रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होगा। तो सब चीजों का ना एक सिस्टमेटिक रूल होता है, सिस्टमेटिक एक तरीका होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो या जो कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, या एक कंप्यूटर में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। इंटरनेट का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब कि जिसमें कि वर्ल्ड के कोई भी कंप्यूटर कहीं से भी जुड़ सकते हैं, अपनी जो डेटा है उसको शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से उनको भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। किस तरह से आप बात करेंगे एक दूसरे से, उसी तरह से कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से जो है डेटा को या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, पर्टिकुलर एक रूल होता है। तो उसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेट क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर पे जो है वो आधारित है, जिसमें कि आपका जो कंप्यूटर है या फिर मोबाइल भी एक तरह से छोटा मोटा कंप्यूटर ही है, जो इंटरनेट पे मौजूद जो सूचनाएं हैं उनका जो आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब है आप क्या ले रहे हो उससे, है ना, क्या क्या सर्विसेज आप ले रहे हो। और जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन या डेटा रखा जाता है उसे हम कहते हैं सर्वर, क्योंकि वो आपको सर्व कर रहा है ना, वो आपको चीजें बता रहा है, वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से एक जो नहीं होते हैं, बल्कि एक पर्टिकुलर जगह पे कंपनी अपना सर्वर को एस्टैब्लिश करती है, और उस तक आप कैसे पहुंचोगे, किस तरह से आपको आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हो। एक मिनट, दिख रही है आपको स्क्रीन? जी मैम। हाँ।
तो उस चीज को या उस नेटवर्क एक्सेस को आपको प्रोवाइड करता है आपका सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आप जिसका भी कनेक्शन ले रहे हो, जो आपको इंटरनेट एक्सेस करवाता है, तो वो सारी चीजें वो देखेगा कि आप किस तरह से उसको जुड़ते हो। लेकिन उस सब चीजों का भी एक नियम है, एक रूल है। जैसे कि यहाँ पर 3 तरह से आप उस सर्वर से से आप अपना डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो यूजिंग इंटरनेट। आप मोबाइल से ले सकते हो, आप कंप्यूटर से ले सकते हो। कंप्यूटर आपका डेस्कटॉप हो सकता है, पाम टॉप हो सकता है ना, लैपटॉप हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इंटरनेट वर्ड, ये आया कहाँ? तो ये आया है सबसे पहले जो एक अर्पानेट एक नेटवर्क बनाया गया, वो बनाया गया यूएस डिफेंस की जो डिपार्टमेंट है, उसको लगा कि हम आपस में कैसे इजीली जो है आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये नेटवर्क बनाया अर्पानेट, जिसका की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसको अर्पानेट बोला गया और ये 1969 में जो है बनाया गया, जिसमें शुरू में कुछ ही कंप्यूटर्स को जोड़ा गया और फिर देखा गया कि इंफॉर्मेशन हम कैसे शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग इसकी हुई 69 में, ये आपने याद रखना है, 1969 अर्पानेट ने की थी। अर्पानेट जो है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का उसने ये डेवलप किया था और इसका फुल फॉर्म जो है वो है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इसके बाद में फिर पहले तो ये जो था ये सिर्फ लिमिटेड उन्हीं के लिए था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो है बहुत सारी जो बॉडीज हैं उन्होंने इसको ओपन किया गया फिर ये सिस्टम। और फिर ये जो है दूसरी कंट्रीज में, इंग्लैंड में, नॉर्वे में चला गया 73 तक। और उसके बाद में फिर ये आम लोगों के लिए ओपन किया गया। पहले ये सिर्फ जो सर्टिफाइड या कहना चाहिए कि ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट थे उन्हीं तक ये रिस्ट्रिक्टेड था। तो उसके बाद में जब ये पब्लिक में आया तो अब इसका नाम टेलनेट भी रखा गया। कई लोग जो है ये जो अर्पानेट है इसको फिर टेलनेट बोला गया और अब हम इसको इंटरनेट बोलते हैं। टेलनेट का मतलब है, टेली का मतलब है दूर, तो जो दूर के डिवाइसेस को जोड़े उसका नेटवर्क बनाए तो उसको टेलनेट बोला। अभी हम इसको बोलते हैं इंटरनेट। तो 82 में जो नियम बनाए गए उसमें जो प्रोटोकॉल यूज किए गए, जो नियम का नाम है एक तरह से, किस तरह से जो डिवाइसेस हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो उसको कहा गया TCP/IP। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब IP का क्या फंक्शन है, ट्रांसमिशन कंट्रोल का क्या है, वो हम अभी देखते हैं। तो प्रोटोकॉल यहाँ लिखा हुआ है कि ये भी एक तरह से जो है डिजिटल भाषा है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो नियमों का समूह है यही अपनाएंगे जब डिवाइसेस या आपका प्रोग्राम जो मतलब ऑलरेडी लिखा गया है, या आपको यदि कहीं कुछ एक्सेस करना है तो उसके लिए आपके पास में वो सर्विसेज होनी चाहिए, वो डिवाइसेस होनी चाहिए, वो केबल्स होनी चाहिए, तभी आप उन चीजों को एक्सेस कर पाओगे। तो इस तरह से जो टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल दिए गए वो 2 दिए गए, TCP/IP और एक OSI मॉडल है। OSI मॉडल जो है वो पहले यूज होता था, उसको हम बाद में देख लेंगे। पहले हम TCP/IP देख लेते हैं। तो TCP/IP जो है ये एक लोकप्रिय कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर कम्युनिकेशन के लिए उपयोगी होता है। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो पैकेट्स में शेयर की जाती है, जहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन पे, मतलब एक साथ सारी जो आपको चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या जो भी आप लेना चाहते हैं आपने दे दिया सिस्टम को, लेकिन वहां तक वो पैकेट्स में जाती है, मतलब कि थोड़े थोड़े उसमें जाती है, एक साथ बम्बार्डिंग नहीं होती है।
एक पैकेट जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, लेकिन इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि आपको पता नहीं चलता कि वो किस तरह से जा रहा है और आपका रिजल्ट जो है वो कितनी जल्दी से आपको मिल जा रहा है। तो इसके लिए जो नया जो हम पैकेट्स को भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें टीसीपी जो है, इसका नाम ही है ट्रांसमिशन, है ना, कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो किस तरह से वो जो है ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, उसके हिसाब से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कि जो इंटरनेट पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किस तरह से होगा, किस प्रोटोकॉल के थ्रू होगा, जो फाइल है आपकी जो जा रही है उसको किस तरह से उसको मैनेज करना है, वो ये देखता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जैसे कि आप कहीं पर भी जैसे पहले कम्युनिकेशन का तरीका क्या था, बहुत पहले था कि आप लेटर्स भेजते थे, फिर आया टेलीफोन का, और अब आया ये वाला जो इंटरनेट का। तो आपको क्या चीजें जरूरी हैं कहीं भी कुछ चीज भेजने के लिए? दो चीजें जरूरी हैं, एक तो आप क्या भेजना चाह रहे हैं और आप कहाँ भेजना चाह रहे हैं। तो एड्रेस आपको चाहिए कि आप किस जगह को सर्व कर रहे हो, किस जगह पे आप अपना जो भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी आप लेटर है आपका, आप कहाँ भेजना चाह रहे हो। तो वो जो एड्रेस होता है यहाँ पर इंटरनेट के केस में, उसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये कुछ नहीं है, ये जो है उसका एड्रेस है उस कंप्यूटर का जहाँ पर कि ये पैकेट्स को या ये इंफॉर्मेशन को आपको भेजना है, या वहां से जो आपको लेना है तो कहाँ से आपको लेना है, तो वो आईपी डिसाइड करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। तो आईपी एड्रेस जो है वो उपयोगकर्ता जो है उसकी एक तरह से पहचान होती है। तो इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर का या हर डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो चाहे आपका कंप्यूटर हो, उसके लिए एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जिसको कि हम कहते हैं आईपी एड्रेस। मतलब कि कह लो कि ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ये देते हैं आपको जो है एड्रेस। तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट से जुड़े कोई भी कंप्यूटर होंगे, दो कंप्यूटर जिनको आपस में इंटरेक्शन करना है, तो वो जो है आईपी एड्रेस से जुड़े हुए होते हैं। और प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी एक पहचान होती है, इसलिए कहते हैं कि मतलब इधर से उधर नहीं जाती है इंफॉर्मेशन। अब यदि सर्विस प्रोवाइडर जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो किसी कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस देता है तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। और यदि किसी कंप्यूटर से इंटरनेट के जुड़ने पर हर बार नया आईपी एड्रेस दिया जाता है तो उसको कहते हैं डायनामिक आईपी एड्रेस। तो ये जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कोई स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उस पे डायनामिक आईपी एड्रेस जो है वो दिया जाता है। अब इसके जो है दो आईपी एड्रेस दो फॉर्म में हैं। एक है IPv4 जो कि अभी भी यूज किया जाता है, स्टार्टिंग इसी से हुआ था। तो इसमें 3 डॉट्स होते हैं और 4 अंकों का समूह जो है वो होता है। मतलब कि आपने 3 डिजिट्स डॉट 3 डिजिट्स डॉट 3 डिजिट्स डॉट 3 डिजिट्स, इस तरह से ये होता है। तो जो मैक्सिमम नंबर है, और ये ऑक्टेट के फॉर्म में होगा क्योंकि 0 टू मतलब 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स में मैक्सिमम जो नंबर है वो कितना होता है, 7 होगा। तो ऑक्टल नंबर्स होते हैं इसमें, 3 डॉट में 4 पार्ट में। तो और जो IPv6 है इसमें 4 वर्ड्स होते हैं, 4 वर्ड्स 4 डिजिट्स का 8 वो होते हैं। यहाँ पर जो 4 ग्रुप्स हैं 3 डिजिट्स के, वो डॉट से सेपरेटेड हैं, 3 डॉट से। और जो IPv6 है इसमें जो है सेमी कॉलन से ये सेपरेटेड होते हैं। और नंबर कितने ग्रुप्स होते हैं, 8 ग्रुप्स होते हैं। और नंबर्स कौन से यूज होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर यूज होते हैं, क्योंकि 4 में आपका ऑक्टल नहीं आएगा, ज्यादा बिट्स हैं तो 4 बिट्स हैं, तो इसलिए जो है हेक्साडेसिमल नंबर यूज होते हैं।
अब हर चीज को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कि डिपेंड करता है आप टेक्स्ट को ट्रांसफर कर रहे हो, आप ऑडियो को ट्रांसफर कर रहे हो, आप किसी फाइल को कर रहे हो या वीडियो को कर रहे हो, तो उसके लिए अलग अलग जो है वो प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे कि FTP है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म आपने याद रखना है और वो किस काम में आता है उसको आपको याद रखना है। तो ये जो प्रोटोकॉल है FTP, ये फाइल्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कॉपी करने के लिए आता है काम में। अब ये जो फाइल्स हैं ये प्रोग्राम फाइल्स हो सकती हैं, टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकती हैं ना, जो भी हो सकती हैं टेक्स्ट के फॉर्म में होंगी। फिर है HTTP, ये बहुत यूज करते हैं हम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है, इसे जो है इसको यूज करने के लिए HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है, उसमें कोडिंग की जाती है इसकी, और फिर लिंक बना के और उस लिंक पे ये टेक्स्ट या ग्राफिक्स जो है किसी भी फॉर्मेट में ये हो सकता है और इसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है, जिसमें कि जब आप किसी वेब ब्राउज़र की हेल्प से किसी वेबसाइट को या वेब पेज को सर्च करते हो, तो एड्रेस बताते हो, तो एड्रेस बार में www के पहले जो यूज़ होता है वो HTTP होता है, और इसमें जो है वो जानकारी को आपको दिखाता है। फिर टेलनेट जो है ये कनेक्शन की प्रक्रिया को रिमोट लॉगिन कहा जाता है, कि आप जो है दूर स्थित कंप्यूटर में भी आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे आपका कंप्यूटर है, आपको लॉगिन करना है, तो और फिर उस कंप्यूटर पे आप काम कर सकते हो किसी और डिवाइस की हेल्प से, अपने कंप्यूटर जो दूर है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। कनेक्शन की जो रिक्वेस्ट है जहाँ से आप कर रहे हो वो आपका लोकल कंप्यूटर हो गया, और जो कनेक्शन को स्वीकार करते हैं उसको कहते हैं हम रिमोट सिस्टम या रिमोट कंप्यूटर। फिर एक गोफर है, ये भी एक प्रोटोकॉल है जो कि रिमोट साइट से डॉक्यूमेंट को खोजने के लिए लेने के लिए किया जाता है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो उपयोग है वो ईमेल को भेजने में, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे कि मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो SMTP यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये भी जो है TCP कनेक्शन को यूज करते हुए दो सिस्टम के बीच में मेल का आदान प्रदान करता है, और इसी प्रोटोकॉल से ही मेल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचते हैं, और एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को आप मेल कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी लेटर है वो आप शेयर कर सकते हो। फिर है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल है इसका उपयोग ईमेल को डाउनलोड करने के लिए और रिसीव करने के लिए उपयोग में किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में क्लाइंट सर्वर से जो है वो ईमेल लेता है। फिर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये सब एक्सटेंशंस हैं। तो मल्टीमीडिया फाइल ट्रांसफर इसमें किया जाता है, कि जो भी मल्टीमीडिया का डेटा है, मतलब सिर्फ टेक्स्ट ना होकर के कुछ और तरह का डेटा है वो आप इससे ले सकते हो। वेबसाइट्स क्या होते हैं, तो जो वेब पेज का जो कलेक्शन है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्टिव फॉर्म में है, तो वो वेबसाइट होता है। तो इस तरह से, और वेब पेज क्या होता है, एक सिंगल पेज होगा HTML फॉर्मेट में, तो जिसमें ये इंफॉर्मेशन, एक मिनट।
स्क्रीन दिख रही है आपको? जी मैम। जस्ट ओके। तो वेब पेज और ये देख लिया हमने वेबसाइट। अब यूआरएल जो है वो क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फुल फॉर्म क्या है, या कहाँ पर इसमें जो 4 डोमेन होते हैं उस वो क्या क्या बताते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। यूआरएल जो है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि कौन सा रिसोर्स आपको जाना है, उसका पर्टिकुलर एड्रेस, पर्टिकुलर जगह कि आप यहाँ पहुंचे, तो उसको आप एक पर्टिकुलर फॉर्म में देते हैं। तो जो सबसे पहले हम लिखते हैं या रहता है वो होता है HTTP, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद में जो है ये पूरा है, ये यूआरएल है आपका। उसके बाद में ये सेमीकोलन होता है, 2 स्लैशेस होते हैं। उसके बाद में सब डोमेन आता है, ये है www, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब। उसके अंदर फिर एक डॉट होता है, उसमें फिर आप जो है डोमेन नेम लिखते हैं, आपको कहाँ पे जाना है, कौन सी साइट आप देखना चाहते हो। तो अ, जो है ये यहाँ पर लिखा जाएगा डोमेन नेम। उसके बाद में आता है TLD। TLD टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन मतलब ये है कि अ, वो कौन सी तरह की साइट है, कमर्शियल है, एजुकेशन की है, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या क्या है। तो इस तरह से जब आप ये पूरा सही भरते हैं तो आप जो है वो सही जगह पे पहुंच जाते हैं। आप सही वेब पेज को, सही वेबसाइट को आप सर्च कर पाते हो। तो इस पूरे को जो है ये वेब एड्रेस या यूआरएल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि .info जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए है, .com कमर्शियल के लिए है, गवर्नमेंट के लिए होगा तो .gov है, उसके बाद में एजुकेशन के लिए है तो .edu है ना, और मिलिट्री के लिए MIL है, .net है, जो नेटवर्क रिसोर्सेस हैं अलग अलग उनके लिए है, ORG जो है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए। फिर बाकी भी हैं, जैसे कि .in जो है वो इंडिया के लिए यूज करते हैं हम, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए है ना, .fr फ्रांस के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, .nz, इसमें सब स्मॉल लेटर्स होते हैं, और यूनाइटेड किंगडम के लिए UK. तो इस तरह से जो है हम ये करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वेब ब्राउजर आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजर को वेब पेज का डिस्प्ले और एक्सेस करने के लिए जरूरी होते हैं। मतलब यदि ब्राउजर आपके पास नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो डिफरेंट तरह की जो का इस्तेमाल, इसका जो ब्राउजर का इस्तेमाल है वो इंटरनेट पे जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो डिस्प्ले करने के लिए है, और उसके बाद में फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और सर्च इंजन जो है वो क्या करते हैं कि सर्च इंजन में ये है कि यदि आपको वेबसाइट का नाम नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ मुझे ये चीज सर्च करनी है, तो आप उस कीवर्ड को या वो दो वर्ड्स को डायरेक्ट आप डाल दीजिए, और फिर सर्च इंजन जो है उससे रिलेटेड बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं उसको वो बता देगा कि आप क्या कीजिए, वर्ड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, फिर आप उसमें से सर्च कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी चीज आप देखना चाहते हो। तो जो सर्च इंजन के नाम है हमने पहले भी देखे थे, गूगल, बिंग, याहू, ये सब हैं। और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो बहुत सारी कंपनीज हैं कि आपने किस कंपनी का जो है वो ये लिया है, जियो का लिया है, एयरटेल का लिया है, BSNL का लिया है। तो ये है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है आपको पता है, ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब यहाँ से हमको वैसे देखना था दूसरी चीज, पर ये बताना था मुझे आज आपको।
ये मॉडल्स मुझे आपको बताना था, तो हम जल्दी से कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो इसमें आप 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, 2 मॉडल हैं। पहले ओएसआई मॉडल यूज़ होता था, इसमें 7 लेयर्स होते हैं, और टीसीपी/आईपी जो यूज़ हो रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली अभी, वो है 4 लेयर। तो अब इसमें कौन-कौन सी लेयर होती हैं, जैसे फर्स्ट जो बेस लेयर है वो है फिजिकल लेयर, जिसमें कि फिजिकल कनेक्शन होता है, जो आप देख सकते हैं कि कौन सी कोई केबल है या वायर है। तो फिजिकली जो एक लिंक 2 डिवाइसेस के बीच में बंधा है वो है फिजिकल लेयर पे। डेटा लिंक लेयर में जो है, इसमें एक पर्टिकुलर डेटा के थ्रू जो है वो लिंक बनेगा। कोई कौन सा जो है सिग्नल आप यूज कर रहे हैं, है ना, कोई हार्ड डिवाइस बीच में यूज कर रहे हैं, स्विच या ब्रिज, तो वो जो है वो डेटा लिंक में आएगा। फिर नेटवर्क में जो है वो किस तरह से जो नेटवर्क को आप एक्सेस करोगे, किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, किस तरह से वो पोर्ट तक आएगा, और किस तरह से वो किस सिंटेक्स में वो प्रेजेंट होगा, और एप्लीकेशन मतलब कि वो आप तक पहुंचेगा, लास्ट जो एंड यूजर है वो किस तरह से उसको ले सकता है, या आप उसको देंगे कि क्या आपको खोजना है। तो इनपुट लेवल जो कहेंगे वो एप्लीकेशन में आएगा। और जो टीसीपी आईपी है, इसमें जो ओएसआई का मॉडल है, ये ओपन सिस्टम इंटरफेस का, ये 3 लेयर को इसने मर्ज कर दिया है। तो ये हो गया ए 3 का एक बना के, ये एप्लीकेशन लेयर हुआ टीसीपी आईपी का। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर को इन्होंने इंटरनेट लेयर कहा है, और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को इन्होंने नेटवर्क एक्सेस लेयर कहा है। तो अब एप्लीकेशन लेयर में अभी तक जो हमने प्रोटोकॉल पढ़े वो यूज होंगे, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, उसके लिए 2 है, ट्रांसमिशन कंट्रोल और ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। उसके बाद में ये जो है अलग तरह से जो भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या नेटवर्क किस तरह से बना है उसके लिए एक लेयर है कि वहां पर ये काम होगा। और उसके बाद में जो है डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को मिला के जो है वो नेटवर्क जो आपका बन रहा है, नेटवर्क आपके डिवाइसेस का जो लेयर बनी है वो किस तरह से आपस में बात कर रहे हैं, उसके लिए जो है वो इस तरह से 4 इन्होंने बताया, ईथरनेट, टोकन रिंग, एटीएम और जो है फ्रेम रिले। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल भी मैं क्लास लूंगी आपकी मोस्ट प्रोबेबली, और यदि कुछ इशू होता है तो मैं मैसेज करूंगी।